समझे विज्ञान। कक्षा 8 की विज्ञान की किताब हम पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे आज हम पहला पाठ, इकाई 1, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। विभिन्न क्षेत्रों एवं तकनीकी की नवीनतम प्रगति जैसे संचार, अंतरिक्ष, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, विनिर्माण, ऊर्जा, व्यापार एवं वाणिज्य, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। तो ये सब चीज़ें हम पहले पाठ में पढ़ेंगे, कक्षा 8 की विज्ञान का जो पहला पाठ है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि कैसे विज्ञान और तकनीकी ने हमारे दैनिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है, इसी क्रम में हम विज्ञान एवं तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई नवीनतम परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। विज्ञान अपने हर नए अनुसंधान के साथ दैनिक जीवन को सरल एवं उन्नत वातावरण को विकसित करने के लिए लगातार प्रयासरत रहता है। विज्ञान एवं तकनीकी के नित्य नए वैज्ञानिक शोध से संचार, शिक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में विभिन्न विस्तार एवं विकास हुए हैं। किसी भी नई तकनीक के उपयोग से मनुष्य की दिनचर्या तथा कार्यशैली में सुधार आता है। अतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने विभिन्न मूलभूत चुनौतियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से डटकर मुकाबला किया है। इन मूलभूत चुनौतियों में कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य सुविधाएं, घटते प्राकृतिक संसाधन आदि हैं। आइए इन मूलभूत चुनौतियों को दूर करने के उद्देश्यों के साथ साथ कृषि, उद्योग, ऊर्जा, संचार, परिवहन आदि क्षेत्रों में जो विस्तार हो रहे हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो विस्तार हो रहे हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संचार के क्षेत्र में। पहला है संचार के क्षेत्र में। तो संचार का माध्यम क्या है? विभिन्न प्रकार के नवीनतम संचार के माध्यम ये क्या है? टेलीफोन है, अलग अलग से कंप्यूटर है, ईमेल है, ये जो आजकल हम यूज़ करते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें, ब्लूटूथ डिवाइसेस, स्मार्टफोन। तो जितनी भी संचार की चीज़ें हैं, ठीक है, ये सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, ये लोग, ये स्क्रीन है लैपटॉप वाली, टीवी की स्क्रीन है, टीवी है, चश्मा है, ठीक है, और ये सोशल मीडिया है। ये अलग अलग समय में फ़ोन अपडेट हुए हैं हमारे, ये डिलीवरी ले जा रहे हैं, पत्र लेटर जो भी है एक तरफ से दूसरी जगह। तो आइए पढ़ते हैं। संचार मानव की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीविज़न, टेलीफोन कहाँ है? ये है। टेलीविज़न क्या है? ये टीवी सारे लोग मिलके घर में देख रहे हैं, ये टीवी हो गया, ये हो गया, ठीक है, एलईडी। कंप्यूटर, ये है हमारा कंप्यूटर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ईमेल क्या है? ये है हमारा ईमेल हो गया। और इंटरनेट का प्रयोग जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति के रूप में आया। इंटरनेट में देखो, हम फ़ोन में अपने इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है, ये इंटरनेट पूरा संचार जा रहा है पूरे संसार में। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद संचार के क्षेत्र में नित्य नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। सूचना तकनीक का प्रयोग कर भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2001 में नवीन डाक सेवा प्रारंभ की, जिसे ई पोस्ट का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया? ई पोस्ट का। 20वीं शताब्दी में संचार के क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन जुड़ गया। मोबाइल फ़ोन कब आया? 20वीं शताब्दी में आया। मोबाइल फ़ोन तकनीक अत्यंत प्रभावशाली होकर उपग्रह के माध्यम से मानव के साथ जुड़ गया। 21वीं शताब्दी में यह नई तकनीक से सुसज्जित होकर एक नए नाम स्मार्टफोन के साथ 3G थर्ड जनरेशन एवं 4G फोर्थ जनरेशन के रूप में उपलब्ध हुआ। तो स्मार्टफोन कब आया? 21वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में हमारे पास मोबाइल फ़ोन आ गया, उसके बाद ये जब भी अपडेट हो गया तो 21वीं शताब्दी में इसको नाम दे गए स्मार्ट मोबाइल, जिसमें क्या था? 3G टेक्नोलॉजी, जिसको थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी बोलेंगे, और थी एक 4G टेक्नोलॉजी,
4th जनरेशन टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई इंटरनेट ने। संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो के द्वारा एक दूसरे को देखना, वाईफाई, वायरलेस फाइडेलिटी एवं वाईमैक्स तकनीक भी वैज्ञानिकों की अद्भुत देन है। तो इसके बाद हमें क्या मिला, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा मिल गई, वाईफाई, वाईमैक्स, 3G एवं 4G की प्रौद्योगिकी द्वारा ब्रॉडबैंड, वायरलेस इंटरनेट, डाटा, वीडियो, टीवी इत्यादि अब मोबाइल फ़ोन पर आसानी से उपलब्ध है। तो 3G 4G से हमें क्या मिला, हम अपने ब्रॉडबैंड चला रहे हैं, इंटरनेट हमारे लिए वाईफाई लग गया है, ठीक है, डाटा हमको मिलने लगा, वीडियो चल रही है, टीवी, सब जगह इसे इन चीज़ों का उपयोग होने लगा। अब मोबाइल फ़ोन पर आसानी से उपलब्ध है ये सब चीज़ें, बिना किसी बाधा के वीडियो क्लिपिंग व मनोरंजन का आदान प्रदान अब संभव हो गया है। मतलब एक कोई वीडियो है, थोड़ी सी उसकी वीडियो क्लिप काट ली, एक दूसरे को फॉरवर्ड करी, एक दूसरे के साथ शेयर कर ली, ले ली इधर, और अपना मनोरंजन का आदान प्रदान भी शुरू हो गया इस तरह से। तब कोई आपसे पूछे मोबाइल फ़ोन कब आया, 20वीं शताब्दी में, और स्मार्टफोन आया 21वीं शताब्दी में। अब पढ़ते हैं शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना को शुरू किया गया। कौन सी योजना बनाई, ICT योजना, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए। इसके अंतर्गत छात्रों को मुख्यतः अपनी ICT कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्राप्त हुए। यह योजना छात्रों के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल डिवाइस और अन्य भौगोलिक अवरोधों को पार करने का सेतु है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की गई जो ICT केंद्रित शिक्षा देने में समर्थ हों। अब ये देने के लिए ICT की शिक्षा के लिए इनके अध्यापक शिक्षकों को भी नियुक्त किया गया। स्कूल योजना में ICT के अंतर्गत कई राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों में स्मार्ट स्कूलों का अनुमोदन किया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को ICT का प्रयोग करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन तथा संस्थापक जीविका और ज्ञान आधारित समाज के बढ़ोतरी में सृजनात्मक दृष्टि से तैयार करना है। यह शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री के रूप में एक नई क्रांति है जो बच्चों को खुशनुमा वातावरण एवं मनोरंजक तरीके से शिक्षा प्राप्त करने एवं विषय के प्रति भय को दूर करने में सहायक सिद्ध हो रही है। शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ICT एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में ICT की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। ICT के अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब संचार के लिए जो उपग्रह लगाए जाते हैं सैटेलाइट, वो इस तरह के दिखते हैं जो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, ठीक है, ये इनके विंग्स टाइप हैं दोनों तरफ, और ये बीच में उनकी बॉडी है। इस तरह के सैटेलाइट दिखते हैं जो हमारे अंतरिक्ष में छोड़ दिए जाते हैं। तीसरा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में वर्ष 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार का एवं नवंबर 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन हुआ। तो इसरो का संगठन क्या हुआ 1969 में, और इनकोस्पार का कब हुआ 1962 में। तो सबसे पहले इनकोस्पार का हुआ, उसके बाद इसरो का हुआ 1969 में। एक छोटे से रॉकेट प्रक्षेपण से शुरुआत करके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी।
अब हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह सैटेलाइट इनसैट एवं भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS जैसी अत्याधुनिक उपग्रह प्रणाली मौजूद हैं। इनसैट उपग्रह दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए, IRS प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए प्रयोग होता है। तो बता दिया गया है कि इनसैट का प्रयोग किस लिए होता है और IRS सैटेलाइट का प्रयोग क्या होता है, किसके लिए होता है। इनसैट सैटेलाइट का प्रयोग होता है दूरसंचार के लिए, दूरदर्शन प्रसार के लिए, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए होता है। और IRS सैटेलाइट का प्रयोग किस लिए होता है, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए। ठीक है, तो ये अलग अलग है। ये होता है IRS के लिए, प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण किससे होता है, IRS सैटेलाइट से। और बाकी ये सब जो है दूरसंचार यहाँ से यहाँ तक, ये होता है हमारे इनसैट से। तो आपको दोनों को ये उपयोग पता होने चाहिए, ये इतनी लाइन में दिए गए हैं, आप याद कर लीजिए। भारत ने 2 प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की रूपरेखा तैयार कर इस्तेमाल योग्य बनाया है। इनमें एक है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसको बोलते हैं PSLV, जिसमें भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। और दूसरा है भूस्थैलिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसका नाम है GSLV, जिसमें इनसैट परिवार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। तो सबसे पहले GSLV क्या होती है, इसमें इनसैट परिवार के जो उपग्रह होते हैं, ठीक है, जो दूर संचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विभाग की जानकारी देते हैं, वो उपग्रह छोड़े जाते हैं GSLV के अंदर। ठीक है, और PSLV इसमें क्या छोड़े जाते हैं, इसमें भारतीय सुदूर संवेदी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। सितंबर 2004 में भूस्थैलिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV F1 द्वारा प्रक्षेपित एडुसैट भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। तो शिक्षा के लिए समर्पित पहला सैटेलाइट कौन सा है, एडुसैट। आकाशगंगा के केंद्र के पास दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल, जो सूर्य से लगभग 1 लाख गुना बड़ा है, पाया गया है। इसकी पुष्टि जापान के कीयो यूनिवर्सिटी द्वारा की गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मंगलयान एवं चंद्रयान 1 के सफल परीक्षण में सफल रहा। तो अब ये देख लीजिए, भूस्थैलिक उपग्रह सैटेलाइट ऐसा दिखता है, ये है GSLV, ये आपका सैटेलाइट GSLV ऐसा दिखता है। और ये है मंगलयान जो छोड़ा गया था। ठीक है, ये मंगलयान की फ़ोटो है। ये अब पहले इधर पढ़ लेते, इन्हें भी जाने। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हैं यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। भारत का प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य। चालक रहित मतलब इसमें कोई व्यक्ति नहीं बैठा है उसको चलाने के लिए, मतलब उसका पायलट नहीं है। रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत उन्नति की है। भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा नीति के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा विकास संगठन तथा कुछ अन्य तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों को मिलाकर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का गठन किया गया। रक्षा एवं प्रतिरक्षा के उद्देश्य से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी, अत्याधुनिक प्रणालियों से युक्त मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, विमानों के लिए फ्लाइट सिमुलेटर, चालक रहित लक्ष्यभेदी विमान, वैक्यूम बैरेज प्रणाली द्वारा DRDO की मुख्य नवीनतम उपलब्धियां हैं। प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल आदि कार्यक्रम का प्रक्षेपण किया गया। तो ये देखिए बैलिस्टिक मिसाइल ये है। तो जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, ये बैलिस्टिक के साथ ये हैं। जल अभियानों के संचालन के लिए समुद्री बेड़े और सामरिक मिसाइल तथा आकाशीय
प्रक्षेपास्त्रों का विस्तार हुआ। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 1998 में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक भूमिका निभाई। मतलब 1998 में APJ अब्दुल कलाम ने पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक मतलब निर्णय लेने वाले की भूमिका निभाई। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में माना जाता है। इनको मिसाइल्स की नॉलेज थी, इसलिए इनको मिसाइल मैन नाम दे दिया गया था। किसको? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। रक्षा के क्षेत्र में INS कोच्चि और INS अरिहंत आदि युद्धपोतों का भी प्रयोग किया जा रहा है। अब चिकित्सा के क्षेत्र में पढ़ते हैं। पहले चिकित्सालयों में आधुनिक मशीनों जैसे स्कैनर, एक्सरे, एंडोस्कोप आदि का प्रयोग रोगों की जांच के लिए किया जाता था, परंतु वर्तमान समय में बढ़ती हुई घातक बीमारियों से बचने एवं रोकथाम के लिए यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी। अतः आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत निदान मूलक एवं उपचार मूलक तकनीक का प्रयोग हुआ। ये निदान मूलक एवं उपचार मूलक तकनीकियाँ हैं, कौन सी हैं? रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसको CT बोलते हैं, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग जिसको MRI बोलते हैं, सोनोग्राफी आदि हैं। इस क्षेत्र में टेलीचिकित्सा भी चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धि है। इसके अंतर्गत 5-6 घंटे के अंदर विश्व के किसी भी चिकित्सा विशेषज्ञ से विचार विमर्श करके रोगी का चेकअप कराया जा सकता है। चिकित्सा के नवीनतम उपलब्धियों में अंग प्रत्यारोपण तकनीक, हीमोडायलिसिस, प्रोस्थेसिस आदि है। भारत ने जीका विषाणु के लिए जीका बैक नामक टीके की खोज की। तो ये जो CT स्कैन मशीन है ये ऐसी दिखती है। ये इसका फोटो लगा दिया गया है यहाँ पर। आगे पढ़ते हैं। कृषि के क्षेत्र में आधुनिक युग में कृषि के आधुनिक उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों के प्रयोग से कृषि उपज बढ़ाने में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। कृषि एवं खाद्यान्न के क्षेत्र में हरित क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति आदि विभिन्न योजनाओं के द्वारा क्रांतिकारी सफलता प्राप्त हुई। कृषि प्रधान देश होने के कारण कृषि क्षेत्र की क्षमता का अत्यधिक दोहन ही अभिनव कृषि का उद्देश्य है। इसके तहत उन्नत पैदावार के लिए जैव कृषि यानी हरी खाद के प्रयोग पर बल दिया गया। हरी खाद भूमि को पोषण प्रदान करती है और रासायनिक उर्वरकों की भांति भूमि को कोई क्षति भी नहीं पहुंचाती है। अभिनव कृषि के अंतर्गत जैव पीड़क, कीट नियंत्रण विधि एवं नाइट्रीकरण निरोधक का प्रयोग हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। जहां जल की उपलब्धता का अभाव है वहां छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र विधि का प्रयोग होता है। तो ये देखिए ये कैसे मशीन लगी हुई है। ये खेत बना हुआ है, खेत है और एक ये फसल लगी हुई है, फसल को काट रही है मशीन। आधुनिक कृषि यंत्र ये कैसे इस्तेमाल हो रहा है इनका, बाकी का हम आगे के सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे।